अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी उर्दू की वीडियो क्लास में ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक उन्वान पढ़ेंगे जिसका नाम है मज़मून नवीसी। मज़मून नवीसी किसे कहा जाता है या मज़मून किसे कहते हैं? मज़मून ऐसी तहरीर को कहा जाता है जिसमें एक उन्वान को तशरीह, मुनासिब अल्फाज और तरतीब से पेश किया जाए। मज़मून किसे कहते हैं? मज़मून एक ऐसी तहरीर को कहा जाता है जिसमें पहले आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, एक उन्वान सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप उसकी वजाहत करते हैं। किसी भी उन्वान की वजाहत के लिए डियर स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले मुनासिब अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए। जो भी आपने उन्वान सेलेक्ट किया है, जो भी आपने उन्वान चूज़ किया है, उसके मुतल्लिक आपके ख़यालात और उसके मुतल्लिक आपको मालूमात बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक अच्छे अल्फाज का मजमूआ हो जिसको आप अपने मज़मून में इस्तेमाल कर सकें। और तरतीब से लिखना बहुत ज़रूरी है। मज़मून को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी उन्वान को एक तरतीब से लिखा जाता है हमेशा। मज़मून के कितने हिस्से होते हैं? मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। पहला तमहीद या इसको हम तारुफ भी कहते हैं, दूसरा नफ्से मज़मून, तीसरा ख़ात्मा या इख्तिताम। अब तमहीद किसे कहते हैं? मज़मून के शुरू के हिस्से को तमहीद कहते हैं जिसमें उन्वान का तारुफ किया जाए। जो भी आपने उन्वान चूज़ किया है आप उसका तारुफ करते हैं। सबसे पहले मज़मून लिखने का यही तरीका है कि सबसे पहले आप अपने उन्वान का तारुफ करेंगे, उसकी तारीफ़ बयान करेंगे कि ये क्या है और ये कैसे है। उसके बाद हमारा मज़मून का दूसरा हिस्सा आ जाता है नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून में उन्वान की तारीफ़ के बाद असल मौजू पर बात की जाती है। उन्वान की तारीफ़ तो आपने कर दी तमहीद में, ठीक है। उसके बाद जो आपका मज़मून का हिस्सा है वो है नफ्से मज़मून और इसमें आप उन्वान की तारीफ़ के बाद असल मौजू पर बात करते हैं। नफ्से मज़मून की बहुत सी हेडिंग्स होती हैं, बहुत से पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो सारे हमारे उन्वान के जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे, जितनी भी हेडिंग्स होंगी, वो सब हमारे नफ्से मज़मून के हिस्से में आएंगे। तीसरा हिस्सा हमारा होता है ख़ात्मा या इख्तिताम। ख़ात्मा में मज़मून का नतीजा और इसका मकसद वाज़ह किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मज़मून किसे कहते हैं? मज़मून एक ऐसी तहरीर को कहते हैं और ये तहरीर छोटी तहरीर नहीं होती, थोड़ी बड़ी तहरीर होती है। ऐसी तहरीर को कहा जाता है जिसमें किसी भी उन्वान के मुतल्लिक तशरीह और वजाहत की जाए, मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, मौजू अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं और उसे तरतीब से लिखा जाए, तो उस तहरीर को हम मज़मून कहते हैं। मज़मून के हिस्से आपको बताए हैं। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, पहला तमहीद या तारुफ, दूसरा नफ्से मज़मून और तीसरा ख़ात्मा। तो आइए आज मैं आपको एक मज़मून लिखने की मिसाल देती हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने जो उन्वान सेलेक्ट किया है उसका नाम है मेरी पसंदीदा शख्सियत। अब मेरी पसंदीदा शख्सियत में कोई भी शख्सियत आ सकती है जिसको आप पसंद करते हैं। इसमें मैंने कायद-ए-आज़म की शख्सियत को सिलेक्ट किया है। अब अगर कायद-ए-आज़म की शख्सियत पे या किसी भी पसंदीदा शख्सियत पे आपको मज़मून लिखना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप तारुफ लिखेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन है, इनका नाम क्या है। इनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। इन्हें कायद-ए-आज़म का ख़िताब दिया गया था, किस वजह से दिया गया था? ये बाबा कौम हैं, बानी पाकिस्तान भी हैं, एक अजीम लीडर और एक अजीम रहनुमा हैं। उसके बाद आप बताएंगे इनकी पैदाइश के बारे में कि कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उनके माहौल के बारे में बताएंगे। एक दीनदार घराना था उनका और एक पढ़ा लिखा घराना था जिस माहौल में उन्होंने परवरिश पाई। उसके बाद आ जाता है इब्तदाई तालीम। हम बताएंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। आला तालीम के लिए वो बहुत सी जगह पे गए। आला तालीम उन्होंने इंग्लिस्तान से हासिल की। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये हेडिंग्स बता रही हूँ, ये मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। इन हेडिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो मज़मून लिखेंगे। आला तालीम के बाद आ जाता है अमली ज़िंदगी।
عملی زندگی کا آغاز انہوں نے کہاں سے کیا؟ عملی زندگی کا آغاز انہوں نے اپنی وکالت سے کیا، جس میں انہیں بہت سی کامیابیاں ملی۔ ابتدائی کامیابی ان کی کیا تھی؟ آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی انہوں نے، جہاں وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتے رہے۔ ان کی طرز زندگی کیا تھی؟ وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، بہت محنتی تھے، بہت محنت سے زندگی گزارتے تھے، دن رات محنت کر کے انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا، جو اسے کامیابی پائی۔ اس کے بعد آتا ہے اہم کامیابیاں۔ اہم کامیابیوں میں ان کی بہت سی کامیابیاں ہیں جو ہمیں لکھنی ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو مطالبہ کیا تھا بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، وہ پاکستان انہوں نے بنایا، وہ پاکستان انہوں نے حاصل کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں آپ لکھیں گے وجہ پسندیدگی۔ آپ نے جو یہ عنوان سلیکٹ کیا ہے، اگر آپ نے قائد اعظم کا عنوان سلیکٹ کیا ہے، آپ نے علامہ اقبال کا عنوان سلیکٹ کیا ہے، آپ کوئی بھی عنوان سلیکٹ کر سکتے ہو۔ آپ کوئی بھی شخصیت کے بارے میں، کسی بھی اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی سنگر ہو، چاہے کرکٹر ہو، چاہے کوئی پوئٹ ہو، چاہے کوئی لیجنڈ ہو، کوئی بھی ہو جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی شخصیت پر آپ نے اگر مضمون لکھنا ہے تو آپ ان سارے ہیڈنگز کو، ان سارے مین پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ایک مضمون لکھیں گے۔ اگر آپ اس ترتیب سے مضمون لکھتے ہیں تو آپ کا مضمون جو ہے وہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہوگا، بہت زیادہ اثر انداز کرنے والا ہوگا۔ اور ترتیب یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی بھی پسندیدہ شخصیت پہ مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ اس ترتیب سے لکھیں گے۔ ان ہیڈنگز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا مضمون لکھیں گے، اور مضمون لکھتے ہوئے نہایت ہی موزوں الفاظ اور مناسب الفاظ کا استعمال کیا جائے، اور گرامر کی مسٹیکس کا زیادہ خیال رکھا جائے، کیونکہ اس گرامر کی مسٹیک سے جو ہے وہ کیا ہے، مضمون پر اچھا اثر نہیں پڑتا، مضمون پڑھنے والے پر اچھا اثر نہیں پڑتا۔ اگر آپ کے مضمون میں گرامیٹیکل مسٹیکس ہوں گی، گرامر کی غلطیاں ہوں گی، تو مضمون پڑھنے والے پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بھی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں کوئی بھی ایک شخصیت لیں جو آپ کی پسندیدہ، جو آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے، آپ اس کے بارے میں ایک مضمون لکھیں گے اور اسے واٹس ایپ کریں گے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔